कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, गति के समीकरण ये पढ़ रहे थे ना। गति का समीकरण किसने दिया था? गैलीलियो ने। गति का पहला समीकरण कौन सा था? v बराबर यू प्लस ए टी। और गति का दूसरा समीकरण क्या था? यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का तीसरा समीकरण कौन सा था? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चलिए उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कल वाला क्लास नहीं देखा है तो कल वाला क्लास को देखिए, उसके बाद आज वाले क्लास को देखिए, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, एक पिंड का प्रारंभिक वेग, एक पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। यदि पिंड पर समान रूप से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो एक पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड है। यदि पिंड पर समान रूप से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का वेग 10 सेकंड बाद कितना होगा? बताइए सभी लोग इसका उत्तर। एक पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। यदि पिंड पर समान रूप से 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग, सॉरी, सवाल में हमने एक पिंड का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है। यदि पिंड पर समान रूप से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग 10 सेकंड बाद कितना होगा? हाँ सही बताइए सभी लोग इसका उत्तर। देखिए क्या क्या सवाल में दिया है। प्रारंभिक वेग दिया है, u का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड। त्वरण कितना दिया है? त्वरण दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय कितना दिया है? 10 सेकंड। ये पूछा है ना, आपसे अंतिम वेग पूछा है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इन तीनों पर लागू, चारों मान आते हैं? तो आप कहेंगे सर ये गति का पहला समीकरण है। गति का पहला समीकरण कौन था? v बराबर यू प्लस ए टी, यही था ना। तो b का मान आपसे पूछा है तो b बराबर u का मान कितना दिया है 10 प्लस a का मान कितना दिया है 5, कितने समय t का मान कितना दिया है 10। सॉल्व कर लेंगे तो b बराबर कितना जाएगा 10 प्लस 10 बचे 50, तो b बराबर कितना जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। किसी को दिक्कत हो बताइए? तो पिंड का अंतिम वेग कितना जाएगा? 60 मीटर पर सेकंड। लगा लेंगे ना सभी लोग? चलिए एक सवाल और बताइए। क्वेश्चन लिखिए, एक पिंड का प्रारंभिक वेग, एक पिंड का प्रारंभिक वेग 18 मीटर पर सेकंड है। या एक कार का लिख सकते हैं, एक कार का लिख लीजिए। एक कार का प्रारंभिक वेग 18 मीटर पर सेकंड है। एक अवरोध देखकर, एक अवरोध देखकर कार का ड्राइवर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन के साथ ब्रेक लगाता है।
ब्रेक लगाता है तो कार कितनी दूरी पर जाके रुकेगी? कितनी दूरी, ब्रेक लगाने के बाद कार कितनी दूरी पर जाके रुकेगी? कितनी दूरी पर जाकर रुकेगी? एक कार का प्रारंभिक वेग 18 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड है। एक अवरोध देखकर कार का ड्राइवर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के मंदन के साथ ब्रेक लगाता है तो कार कितनी दूरी पर जाके रुकेगी? कितनी दूरी पर जाके रुकेगी, और दूसरा इसी में हम कह सकते हैं कितने समय बाद रुकेगी? कितने समय बाद रुकेगी? बताइए दोनों क्वेश्चन का उत्तर। अच्छा, इस सवाल का प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 18 मीटर पर सेकंड, तो u बराबर 18 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग कितना दिया है? अंतिम वेग नहीं दिया है, अंतिम वेग रुकेगी, कार रुक जाएगी तो अंतिम वेग कितना है? 0 है, दिया है ना। आपसे क्या पूछा है? कितनी दूरी पर जाके रुकेगी, यानी यस आपसे पूछा है, समय आपसे पूछा है कितने समय बाद रुकेगी, और क्या दिया है? त्वरण दिया है। मंदन, मंदन का मतलब क्या होता है? मंदन का मतलब होता है त्वरण, लेकिन त्वरण कौन किस में लिखेंगे? ऋणात्मक लिखेंगे। मंदन का मतलब -a का मान दिया है। मंदन, मंदन कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी जो हमने फार्मूला पढ़ा है v बराबर u प्लस at, गति का पहला समीकरण। दूसरा कौन सा पढ़ा है? यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा कौन सा पढ़ा है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए प्लस माइनस कब लिखेंगे? अगर त्वरण का मान धनात्मक होगा, वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो a का मान क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। और अगर ब्रेक लगा है या a का मान घट रहा है तो a का मान क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। तो यहाँ ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसी को बोलते हैं मंदन। तो a का मान क्या लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। समझ में आ गया ना? तो आप देखिए ये किस समीकरण से लागू हो सकता है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इस समीकरण से क्या इसका मान हम निकाल सकते हैं? यस का मान, यस का मान निकाल लेंगे ना। तो हम क्या लिखें? गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से। तो गति का तीसरा समीकरण क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। यस, v स्क्वायर का मान कितना है? v का मान 0, तो 0 का स्क्वायर। u का मान कितना है? 18, तो 18 का स्क्वायर प्लस, लेकिन अब यहाँ क्या लिखेंगे? a का मान ऋणात्मक है तो माइनस लिखेंगे, माइनस 2, a का मान कितना है? a का मान भी 2 है ना, गुणे यस का मान कितना है? यस का मान आपसे पूछा है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड जाएगा, तो 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 यस, तो 4 यस बराबर 18 का स्क्वायर। बताइए 18 का स्क्वायर 384। चेक कर लीजिए सभी लोग, निकालिए, देखिए कितना आ रहा है? 384 आ रहा है। बताइए कैसे पढ़ेंगे आप लोग? 18 का स्क्वायर 324, 4 से इसको भाग कर देंगे, कितना आएगा? 18 का स्क्वायर 324। अगर इसको हम 4 से, तो यस बराबर कितना आ जाएगा? 324 बटा 4। 4 से काट देंगे तो 4 8 32, 4 एकम 4, यानी 81 मीटर बाद जाके रुकेगी। तो विस्थापन कितना होगा? 81 मीटर का। क्लियर है यहां तक? दूसरा आपसे क्या पूछा है? कितने समय बाद रुकेगी। तो किस समीकरण में? समय का गुणा, समय पूछा ना, तो समय निकालने के लिए किस में रख देंगे? हाँ दूसरे में रख दीजिए, रख सकते हैं ना। विस्थापन दिया है, विस्थापन दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है, समय निकाल लेंगे, यहां से निकल जाएगा ना सबका। चलिए इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताना, बाकी आप लोग निकाल के बताइए, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। देखिए गुरुत्व के अधीन गति के लिए जो भी समीकरण है, कुछ नया समीकरण नहीं पढ़ना है। गुरुत्व के अधीन गति का समीकरण कौन सा होता है?
जो भी हम लोग गति का समीकरण पढ़े हैं वही समीकरण फिर से पढ़ना है, लेकिन जहां जहां पर ए लिखे थे वहां वहां पर क्या लिख देना है, जी लिख देना है, और जहां जहां पर यस लिखे थे वहां वहां क्या लिख देना है, यच लिख देना है। कि यहाँ विस्थापन क्षैतिज हो रहा था, अब गुरुत्व के अधीन कैसे होगा, हाइट में होगा, सही ना। और यहाँ त्वरण लग रहा था, यहाँ कौन सा त्वरण लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्व के अधीन गति का पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण कौन सा होता है, दूसरा समीकरण होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण कौन सा होता है, तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। क्लियर रहेगा ना। ये गति का पहला, सॉरी, गुरुत्व के अधीन गति का पहला समीकरण है, दूसरा समीकरण है, तीसरा समीकरण है, सेम समीकरण है। अब यहां पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है तो उसका वेग घटता है कि बढ़ता है, हाँ उसका वेग बढ़ता है, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो उसका वेग घटता है। तो यहां पर जी कब पॉजिटिव लेना है, कब धनात्मक लेना है, तो जब, लिख लेना नोट करके, जब कोई पिंड ऊपर से नीचे आता है, नीचे आता है, तो जी का मान, जी का मान धनात्मक लेना है, लेना है। परंतु जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाता है तो जी का मान ऋणात्मक लेना है। ध्यान रहेगा ना, क्योंकि ऊपर जाने पर वेग घटेगा, तो ऊपर जाएंगे तो जी का मान ऋणात्मक कर देंगे, इसी सवाल में माइनस 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 कर देंगे, और अगर कोई ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस रहने देंगे। क्लियर है यहां तक। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बताइए, तो कोई पिंड ऊपर, किसी पिंड को ऊपर फेंका जा रहा है और ऊपर जाने में उसको 5 सेकंड का समय लगता है, तो ऊपर से नीचे आने में कितने समय का लगेगा, कितना समय लगेगा, 5 सेकंड का। क्लियर है ना। कोई भी पिंड जितने समय में ऊपर जाता है उतने ही समय में वापस आता है। क्लियर रहेगा, लिख लीजिए इसको नोट करके। कोई पिंड जितने समय में ऊपर जाता है उतने ही समय में वापस आता है। जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है और यहां से हमने किसी भी पिंड को ऊपर फेंक दिया, तो ऊपर जाने में अगर यहां मैक्सिमम पॉइंट तक जाने में अगर इसको 10 सेकंड का समय लगा होगा, तो जाने में अगर 10 सेकंड, तो वापस आने में भी कितना लगेगा, 10 सेकंड का ही समय लगेगा। कोई दिक्कत है। एक चीज और ध्यान रखना कि प्रत्येक बिंदु पर जाते समय प्रत्येक पॉइंट पर जो वेग रहता है वो क्या रहता है, बराबर रहता है। से जाते समय अगर यहां पर मान लीजिए पिंड का वेग रहा होगा 80 मीटर पर सेकंड, तो जाते समय भी 80 मीटर यहां रहेगा, और जब वापस आएगा तो भी 80 रहेगा। मान लीजिए ऊपर जा रहा था और यहां जाते समय पिंड का वेग कितना था, यहां पिंड का वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड, तो जब वापस भी आएगा तो इस पोजीशन पर कितना वेग होगा, इस पोजीशन पर भी 40 मीटर पर सेकंड का ही वेग होगा। और ऊपर जाएगा, मान लीजिए यहां पिंड का वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड, तो जब वापस आएगा तो इस पोजीशन पर, इसी के सामने उसी पॉइंट पर फिर से कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ना। यानी प्रत्येक बिंदु पर पिंड का जो वेग होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए। स्मॉल जी का मान कितना होता है, स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान रहेगा ना, पृथ्वी की सतह पर जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछता है चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, तो चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है, सही ना। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए सभी लोग।
यदि किसी पिंड को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है, तो पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना होगा? यदि किसी पिंड को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो पिंड को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय कितना होगा? कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50 आएगा। देखिए प्रारंभिक वेग कितना है? 50 मीटर पर सेकंड, यही ना। अंतिम वेग कितना है बताइए? अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाते जाते इसका वेग, अंतिम वेग कितना होगा? यहां पर वेग कितना होता है? 0। अंतिम वेग कितना होगा? 0। अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है? 0। समझ में आ गया ना? अधिकतम ऊंचाई पर वेग का मान 0 होता है, तो अंतिम वेग कितना आएगा? 0। आपसे क्या पूछा है? समय पूछा है, ये पूछा है ना, समय कितना होगा। और जी का मान कितना है? जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम क्या करेंगे, 9.8 को लगभग में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान के क्वेश्चन लगा लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो कौन सा समीकरण लागू होगा इस पर? गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस जी टी। b का मान 0, u का मान 50। अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है तो g का मान क्या लिखेंगे? ऋणात्मक, तो -10 गुणे टी। तो -10 गुणे टी दूसरे साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10t बराबर 50। तो t बराबर कितना आ जाएगा? 50/10 बराबर 5 सेकेंड। तो ऊपर जाने में कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड। क्लियर है ना? कोई भी पिंड अगर ऊपर फेंका जा रहा है तो जाने में कितना समय लगेगा? 5 सेकेंड। हम लोग ऐसे भी कह सकते थे, देखिए त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो उसके मान में 1 सेकंड में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण बोलते हैं। तो अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है तो उसके मान में 1 सेकंड में 9.8 मीटर का परिवर्तन होता रहता है, जिसको हम लोगों ने लगभग 10 माना है। तो मान लीजिए अगर कोई पिंड ऊपर ऐसे फेंका गया है और यहाँ पर इसका वेग कितना है? 50 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 40। ये होगा ना 1 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 30। 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 20। 4 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 10। और 5 सेकंड बाद कितना हो जाएगा? 0। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। लगा सकते हैं ना? किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। ऐसे पूछ सकता है कि अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है और ऊपर से वापस आने में कितना समय लगेगा? वापस आने में कितना समय लगेगा? 5 सेकंड। बराबर लगता है ना? जितनी देर में ऊपर जाता है उतनी देर में नीचे आता है। चलिए एक सवाल और बताइए। किसी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जाता है, तो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा यदि पृथ्वी की सतह पर पिंड का वेग 80 मीटर पर सेकंड है? बताइए कितना आएगा? चलिए यहां भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ऊपर से कोई गिराया गया है तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? 0।
अंतिम वेग कितना होगा? 80 मीटर पर सेकंड, ये होगा ना। जी का मान कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टी का मान आपसे पूछा है, ये पूछा है ना। तो सवाल पे रख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? v बराबर u प्लस जी टी। तो v का मान कितना है? 80। इसका मान कितना है? 0। ऊपर से नीचे आ रहा तो प्लस लिखेंगे, प्लस। जी का मान कितना है? 10। टी का मान कितना है? टी। तो यहाँ से भाग कर देंगे, टी बराबर कितना आ जाएगा? 8 सेकेंड। जी टी बराबर 8 सेकेंड। क्लियर है ना? कोई ऐसा हो जो ना लगा भाई, बताइए। लग जाएगा सबका सवाल? कोई दिक्कत बताइए आप लोग। पढ़ेंगे हम लोग जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है? जड़ माने क्या होता है? जड़ माने क्या होता है? मूर्ख। जड़ माने क्या होता है? मूर्ख। हिंदी पढ़े हैं ना, हिंदी में जड़ का उल्टा क्या होता है? चेतन, विलोम चेतन। तो जड़ माने मूर्ख। और मूर्ख आदमी क्या करता है? मूर्ख आदमी की एक पहचान है कि वो अपनी बात को बार बार रिपीट करेगा, दोहराएगा। जैसे कोई दारू वारू पी लिया हो, शराब पी लिया हो, तो क्या करता है? अपनी बात को बार बार रिपीट करता है, सही ना, एक ही बात को बार बार कहेगा। तो जड़त्व क्या करता है? अपनी ही बात को बार बार दोहराने का प्रयास करता है। तो जड़त्व क्या होता है? अच्छा, जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम भी सबसे पहले किसने दिया? सबसे पहले किसने दिया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने। तो जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया? गैलीलियो ने। और जड़त्व का नियम होता क्या है? तो जड़त्व का नियम क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व क्या होता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व का नियम क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है। जड़त्व का नियम क्या करता है? अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब क्या है? अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो गति में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगा, सही ना। परिवर्तन अगर होगा तो विरोध करेगा। क्लियर है? आपसे पूछेगा जड़त्व का मात्रक क्या होता है? जड़त्व का मात्रक, जड़त्व का मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व का मात्रक नहीं होता है। जड़त्व का मात्रक नहीं होता, तो लिख लेंगे मात्रक रहित राशि है, या मात्रक नहीं होता है। जड़त्व का मात्रक नहीं होता है। क्लियर है ना? यहां तक जड़त्व का मात्रक नहीं होता है। कोई दिक्कत हो बताइए। जबकि एक शब्द और आता है जड़त्व आघूर्ण, और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? होता है। तो ध्यान रखना कि जड़त्व का मात्रक नहीं होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, जबकि जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। कितना होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। तो आपसे पूछेगा जड़त्व का मात्रक, तो कहेंगे जड़त्व का मात्रक नहीं होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। ध्यान रहेगा ना? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व केवल और केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। समझ में आ गया ना? वस्तु के आकार पर निर्भर नहीं करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कोई दिक्कत है यहां तक? जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है।
जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? आपसे देखिए सवाल कैसे पूछता है, पूछेगा निम्नलिखित में से किसका जड़त्व ज्यादा है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसका जड़त्व ज्यादा है। एक ऑप्शन लिख देगा, एक गेंद का, एक गेंद का, एक साइकिल का, अगला लिख देगा एक ट्रक का, और एक ट्रेन का। किसका जड़त्व ज्यादा होगा? गेंद का। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा। तो किसका जड़त्व ज्यादा होगा? ट्रेन का। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका जड़त्व ज्यादा होता है। जो जड़त्व होता है हम ऐसे लिख सकते हैं, जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व भी क्या होगा? जड़त्व क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर रहेगा ना? तो किसका जड़त्व ज्यादा होता है? ट्रेन का। गेंद का जड़त्व तो सबसे कम होगा, इसका क्या होगा? सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? ट्रेन का। समझ में आ गया ना? सबसे भारी कौन सा होता है? ट्रेन। तो ट्रेन का जड़त्व ज्यादा होगा। किसी को यहां तक दिक्कत है? कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? क्लियर है ना? यहां तक सभी लोगों को पढ़ के आना है।